तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बता दूं आप सभी को, आज हम लोग 2020 के प्रश्न का एनालिसिस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों, और 100% रियल क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। और आपका जीके का लेवल 2021 में कैसा रहने वाला है, ये 2020 के क्वेश्चंस को करने के बाद आपको पता लग जाएगा और फिर आप अपने से तैयारी कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे एंड तक देखना। 20 क्वेश्चन आता है जीके से, समझ लो 100 नंबर आपके हाथ में आज होने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर रिपीट करता है। और आपका तो एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो रिपीटेड आना ही आना है दोस्तों। आप लोग नहीं विश्वास है तो आप लोग 2020 का क्वेश्चन देखना, और 2019, 2018, 2016, 2015, 2013, 2012, 2010 तक का, यानी 10 ईयर तक में देखना रिपीटेड है या नहीं। ज़रूर रिपीटेड है दोस्तों, मैंने देखा है और रिपीटेड मिला है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ जी, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिखने वाला है, देखिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सर्च करना टोटल लर्निंग आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइडर्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी ढाका, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। फटाफट आप सभी लोग आंसर बताइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप सभी लोग को कमेंट में जरूर जवाब देना है। आप लोग को कितना याद रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज पता लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा। कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइडर्स के नाम से जाना जाता है? तो वो जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है, ऑक्सफोर्ड को। ठीक है, किसको कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड को दोस्तों। तो यहाँ से ये तो आपको पता लग रहा है कि ये तो ऑक्सफोर्ड क्या है, विदेश का है, हमारे भारत देश का तो नहीं है। तो यहाँ से ये आपको पता लग जाना चाहिए मेरे अनुसार कि ये एक क्वेश्चन जो है, ये जीके का, ये क्या है, प्रसिद्ध शहर का दूसरा नाम क्या है, प्रचलित नाम क्या है, उससे एक क्वेश्चन बन गया है ना। तो शायद 2021 में दूसरा कोई शहर का नाम आ जाए और कोई बढ़िया प्रचलित नाम आ जाए। तो आपको क्या करना है, जो प्रचलित नाम है, दूसरा बढ़िया लग रहा है नाम, फेमस है, दूसरे जगह का है, तो आप उसको भी याद कर लेना है। ठीक है, जीके का पहला क्वेश्चन का टारगेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किस देश की सीमा सर्वाधिक पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करती है? यानी इसका कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा देश है जिसका सर्वाधिक पड़ोसी राज्य है। सीमा को टच करने का मतलब कि पड़ोसी राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी है यूएसए। यूएसए मतलब जानते हो ना, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। चलिए जी, आंसर मिलाइएगा सभी लोग। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा दोस्तों, चीन। ठीक है, चीन जो ऐसा देश है दोस्तों जिसका जो सीमा है, चीन का जो सीमा है, इस सीमा से टोटल 14 गो देश है जो क्या होता है, इसकी सीमा से संपर्क में है। यानी कहने का मतलब कि चीन का जो पड़ोसी राज्य है वो कितना है, 14 गो है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा कि चीन का जो पड़ोसी राज्य है कितना है। ठीक है, कितना है, तो आपको मैं बता दूं 14 गो है। कौन कौन है इसको भी जान लो आप सभी लोग। भारत, मंगोलिया, काजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, रूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। यानी कि टोटल 14 गो है, आपको 14 याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, ये तो आपका रहा, इसके बारे में, ये 72 वाला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये आपको भूगोल से क्वेश्चन है।
क्योंकि सीमा के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में भूगोल में ही दिया हुआ है। तो जीके में जो ये विश्व के भूगोल से है, तो विश्व का भूगोल को भी आपको क्लियर करना, एक क्वेश्चन दिखेगा और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व का भूगोल आपको क्लियर करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 73 और 3, 2019 का रैमन मगसेसे पुरस्कार किसको मिला? 2019 का रैमन मगसेसे पुरस्कार किसको मिला था? ऑप्शन नंबर ए बरखा दत्त, ऑप्शन नंबर बी प्रणय राय, ऑप्शन नंबर सी रवीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी किरण बेदी को। 2019 का जस्ट पीछे वाले ईयर्स का। हाँ जी, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर क्या बता रहे सभी लोग? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रवीश कुमार को। ठीक है, 2019 का रमन मगसेसे पुरस्कार किसको मिला था? इसको रमन भी कह सकते हैं दोस्तों, याद रखना। ठीक है, और इसका दूसरा नाम बताएं, इसका दूसरा नाम क्या है? रैमन मगसेसे पुरस्कार का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, एशिया में इसको हम लोग क्या कहते हैं? नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, और इसको किसको मिला था? तो रवीश कुमार को। किस क्षेत्र में मिला था मालूम है? रवीश कुमार एक पत्रकार थे। ठीक है, क्या थे? एक पत्रकार थे। उन्होंने क्या लिखा था? बे आवाज़ों की आवाज़, इनको इन्हीं पर क्या हुआ था? मगसेसे यानी कि नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, बे आवाज़ों की आवाज़ बनाने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। और कब दिया गया है? तो 2019 में। ठीक है, याद रखिएगा ना। और जो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार जो रमन मगसेसे पुरस्कार, ये कब स्थापित किया गया था मालूम है? 1987 ईस्वी में। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगसेसे पुरस्कार प्रथम बार कितना ईस्वी में दिया गया था या कब स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना है 1987 ईस्वी को। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन रहा दोस्तों? तो ये तो रहा करेंट अफेयर का, जो आपके ईयर में एग्जाम चल रहा है, यानी कि आप लोग 2020 में दिए होंगे, तो 2019 का फेमस ईयर वाला जो क्वेश्चन है करेंट अफेयर का, वो आपको भी याद रखना है। ठीक है, तो ये करेंट अफेयर तो आपको नहीं, जब एग्जाम का 1-2 महीना पहले होगा तब पढ़ना, अभी नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है पुस्तक द एनार्की के लेखक कौन है? पुस्तक द एनार्की के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विलियमसन डेल रिम्पल, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप भानु मेहता, ऑप्शन नंबर सी है शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी है मार्क टूली। किसे कहा जाता है? कौन है जी जो पुस्तक के लेखक लिखे थे द एनार्की के? चलिए, तो चलिए आप सभी लोग आंसर मिलाइएगा। यहाँ पे जो 74 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विलियम डेल रिम्पल। ठीक है, विलियम डेल रिम्पल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी, जो इन्होंने ही क्या लिखा था? द एनार्की पुस्तक लिखा था। और इसमें क्या है, जो पुस्तक में क्या है मालूम है? पुस्तक में क्या है? ब्रिटिश की जो पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उसके बारे में लिखा गया है। अब ब्रिटिश की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या थी बताइए तो आप सभी लोग आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ब्रिटिश की जो पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी थी वो कौन थी? ब्रिटिश की कहो, चाहे दुनिया की कहो या विश्व की कहो, एक ही है वो। चलिए देखिएगा, मिलाइएगा कौन है। हाँ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी। याद है आपको? ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत में कब आया था पता है? भारत में कब आया था? हाँ जी, 1600 ईस्वी में। बहुत अच्छा। कब आया था? तो 1600 ईस्वी में आया था। लेकिन धाक जमाने में उसको 1662 ईस्वी में जाकर के वह अपना लाभ होता है ना, कंपनी के द्वारा लाभ आने लगता है, तो वो जाकर के 1662 में लाभ मिलने लगा उसको। चलिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए 75 क्वेश्चन आ गया। कहता है छपाक फिल्म की नायिका कौन है? छपाक फिल्म में दोस्तों उसकी नायिका कौन है? देखिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी आपको ज़्यादातर नहीं ध्यान देना है। एग्ज़ाम से 2 महीना पहले फॉर्म आएगा तब आपको करेंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। 2-3 क्वेश्चन रहेगा करेंट अफेयर से, तो आपको 15 मार्क्स जीके का रहेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है करीना कपूर, ऑप्शन नंबर बी है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर सी है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी है नीना गुप्ता। कौन है जी छपाक फिल्म की नायिका?
हाँ जी, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दीपिका पादुकोण है। ठीक है, इस मूवी को आप लोगों ने देखा ही होगा, इसमें केवल ओनली फॉर नायिका का रोल है दोस्तों, मेनली रूप से इसमें नायिका यानी कि हीरोइन जिसको कहते हैं उसका रोल है। और इसमें बात करें तो इसमें जो दीपिका पादुकोण है वो एसिड से पूरा भरा चेहरा जल जाता है, वैसा रोल इसमें दीपिका पादुकोण ने किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, जमाइका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो जमाइका हमारा देश है वो राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी है वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर डी है क्रिकेट। क्या होगा राइट आंसर? हाँ जी, क्या होगा? तो चलिए देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है, बहुत अच्छा। जमाइका का क्या राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट है। और हॉकी किसका है? हॉकी किसका है जल्दी से बताओ तो, हॉकी किसका है जल्दी से बताइए, आप सभी लोग क्वेश्चन पूछ सकता है। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बहुत अच्छा, हाँ जी, किसका है? भारत का है, हाँ जी, अपने देश का है, भारत का। ठीक है, और बेसबॉल किसका है? बेसबॉल किसका है इसका बताओ तो जल्दी से, बेसबॉल, बेसबॉल किसका है? यहाँ पे आओ जल्दी से बताओ, बेसबॉल किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? देखिए, हाँ जी, बहुत अच्छा, अमेरिका का हो जाएगा। किसका? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। और वॉलीबॉल किस देश का है? यहाँ पे वॉलीबॉल किस देश का है जी? वॉलीबॉल, तो हाँ जी, क्या होगा? बहुत अच्छा, श्रीलंका का। ठीक है, किसका? श्रीलंका का ये राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ठीक है, याद रखिएगा इन सभी को, कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा कोई ठीक नहीं, इसीलिए मैं एक्सप्लेन के साथ चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन 77 कहता है यहाँ पे 7 नंबर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट कब खेला गया? देखिए, कब खेला गया था जी? अंतर्राष्ट्रीय में यानी इंटरनेशनल लेवल पे T20 क्रिकेट कब खेला गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2000, ऑप्शन नंबर बी है 2010, ऑप्शन नंबर सी है 2005, ऑप्शन नंबर डी है 1995। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो ये सब खेल वाला भी आपको क्या करना है, 2021 के लिए तैयार हो जाना है, खेल से भी क्वेश्चन रहेगा। जितना भी सिलेबस एनालिसिस किया जाता है वो सारा आपका प्रीवियस ईयर से होता है। तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेबस एनालिसिस कराने के लिए भी सिखा रहा हूँ, साथ में प्रैक्टिस भी हो रहा है, साथ में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी याद हो रहा है। ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है आज की क्लास में। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ जी, 2000 कितना में हुआ था जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग। बहुत अच्छा, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। 2005 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है गिलहरियों का घर क्या कहलाता है? गिलहरियों का घर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है ड्रे, ऑप्शन नंबर बी है ड्रेन, ऑप्शन नंबर सी है फैनल, ऑप्शन नंबर डी है डाइस, स्टाई। ठीक है, स्टाई क्या कहलाता है? देखिए ये इंग्लिश नाम है सबका, इसका हो जाएगा कोटर, फिर डेन हो जाएगा यानी कि डेन, डेन कहने का मतलब मांद, फिर फैनल मतलब आपका घोंसला टाइप से हो जाता है फैनल। ठीक है, ये सब इंग्लिश में दे दिया, आपको हिंदी में बताना है, हिंदी में मैंने बता दिया। तो हाँ जी, गिलहरियों के स्थान को हम लोग क्या मारे थे मालूम है? एग्जाम में कोटर मारे थे, तो यानी कि डे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 9 नंबर कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट कब पेश किया गया था? देखिए आ गया ना बजट वाला क्वेश्चन, कहा था ना कि बजट वाला क्वेश्चन आता है। देखिए 2020 में पूछे हुए हैं, तो आपको बजट वाला भी क्वेश्चन को याद कर लेना है। प्रथम बजट कब पेश किया गया था? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके सब याद रखना है अगर आपको अच्छा लाना है तो। ठीक है, देखिए जो भारत में प्रथम स्वतंत्र भारत की बात करिए ना, तो भारत जब तक स्वतंत्र नहीं होगा जब तक तो बजट पेश नहीं होगा। तो स्वतंत्र भारत का जो बजट पेश हुआ था
वो कब हुआ था? हाँ जी 1900। सभी लोग बताइए। तो आप सभी लोग कमेंट नहीं करते यार, सब लोग कमेंट करो, जितने लोग देख रहे हो सभी लोग करो। हाँ जी 1947 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1947 ईस्वी को। ठीक है, और तो पूरा अगर पूरा डिटेल के साथ बता दूं तो कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1947 ईस्वी, याद रखिएगा। और ये इसका जो चला था लास्ट या बजट का समाप्त अवधि कब तक था मालूम है? 15 अगस्त से। ठीक है, 15 अगस्त 1947 तो हुआ था भारत हमारा आज़ाद, तो उस समय से लेकर के 31 मार्च, ठीक है 31 मार्च 1948 ईस्वी तक इस अवधि का था। ठीक है, और जो उस समय के क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, एक जल्दी से बताइएगा कि प्रथम स्वतंत्र भारत, ठीक है स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्तीय मंत्री कौन था? वित्तीय मंत्री जल्दी से बताइए तो, वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री जल्दी से बताइए, वित्त मंत्री कौन थे? हाँ जी बहुत अच्छा, कौन थे दोस्तों? तो वो थे आर के षणमुखम। ठीक है, आर के षणमुखम, याद रखिएगा क्या नाम है उनका? आर के षणमुखम मुखम। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है 1 इंच बराबर होता है। 1 इंच बराबर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 36.2 mm, ऑप्शन नंबर बी है 0.8 cm, ऑप्शन नंबर सी है 25.4 mm, ऑप्शन नंबर डी है 0.2 मीटर। क्या होगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25.4 mm। ठीक है, ये देखिए 1 इंच बराबर यदि mm में रहे तो 25.4 mm हो जाएगा। यदि सेंटीमीटर में रहे तो 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि मीटर में रहेगा तो 0.03 मीटर रहेगा। तो इन तीनों को आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लो और याद कर लेना। 1 इंच बराबर सब mm में, सेंटीमीटर में और मीटर में कितना होता है ये बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है सर सीपी राय थे एक, सर सीपी राय किस चीज़ के प्रोफेसर थे? ठीक है, ये क्या थे? सर सीपी राय एक प्रोफेसर थे, लेकिन किस सब्जेक्ट के थे? एक तरह से वैज्ञानिक भी माना जाता है। ठीक है, प्रोफेसर को एक तरह से वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शास्त्री ना आ गया, शास्त्री यानी कि प्रोफेसर हो जाएगा। ठीक है, सर सीपी राय क्या थे? ऑप्शन नंबर ए भौतिकी शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी है दार्शनिक। तो चलिए मिलाइएगा सभी लोग आंसर, सभी लोग मिलाते चलिएगा। सर सीपी राय ना, देखिए यहाँ से तो आ गया क्वेश्चन आपका किस लेवल का आ गया? तो ये आ गया वैज्ञानिक लेवल पे। ठीक है, तो वैज्ञानिक लेवल को भी क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। और ये तो सिंपल है, 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर, तो ये सबको भी रेडी कर लेना है आपको। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सर सीपी राय को। तो सर सीपी राय एक रसायन शास्त्री थे जिनका जन्म 2 अगस्त 1861 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। ठीक है, सर सीपी राय क्या थे? एक रसायन शास्त्री थे, भारत के महान रसायन शास्त्री थे, याद रखिएगा भारत के महान रसायन शास्त्री थे। और जिनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अगस्त 1861 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है निम्न में से किस गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी, यानी कि मृत्यु दंड दिया था? ये हम लोग पिछले भी क्वेश्चंस में कर चुके। ऑप्शन नंबर ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर बी है गुरु हरकिशन, ऑप्शन नंबर सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी है गुरु हर राय। तो चलिए आंसर मिलाइएगा, जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुरु की हत्या औरंगजेब ने की थी, वो थे
वो थे कौन? गुरु तेग बहादुर। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब काहे कराया जी, इसका कुछ रीजन होगा ना, तो आप सभी लोग रीजन को जानो। औरंगजेब क्या था, वो जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, जो कि गुरु तेग बहादुर इन्हीं के पुत्र हैं, इन्हीं तेग बहादुर के ही पुत्र है गुरु गोविंद सिंह। जब इनका जन्म हुआ था ना, तब इनके जन्म के पश्चात छोड़ करके गए हुए थे औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब क्या किया, इनको ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म करने कबूल करवाने लगा। तो अब ये तो सिख धर्म के थे, तो अब ये कहे कि हम नहीं करेंगे, अब नहीं करिएगा तो जाइए ऊपर। तो इनको औरंगजेब ने क्या किया, हत्या करवा दिया और इनको ऊपर का टिकट कटा दिया था। समझ गए ना। तब इन्हीं के बाद एक और गुरु आए जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और ये कौन से थे, ये हमारे 10वें गुरु थे, याद है ना 10वें गुरु। तो यही इनके पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं ना हम लोग। बिहार के किस शासक ने हुमायूं को हराया था? बिहार का ऐसा कौन शासक था जी कि जो हुमायूं को हराया था? ऑप्शन नंबर ए है अबुल फैजी, ऑप्शन नंबर बी है बहमन शाह, ऑप्शन नंबर सी है दाऊद शाह, ऑप्शन नंबर डी है शेर शाह सूरी। चलिए देखिएगा, सभी लोग मिलाइएगा। हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जी, हाँ जी डी वाले का राइट है शेर शाह सूरी, ठीक है। बिहार का ये शासक था शेर शाह सूरी दोस्तों, और इसने हुमायूं को हराया था। अब हुमायूं को किस किस युद्ध में हराया था मालूम है? एक बार नहीं दो बार हराया है, ठीक है। एक बार नहीं दो बार हराया है। एक बार तो चौसा का युद्ध में, एक बार चौसा का युद्ध 1539 में जो हुआ था उसमें हराया था, और दूसरा बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था, जस्ट उसके बाद ही एक युद्ध हुआ, हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया था, ठीक है। दो बार, एक बार चौसा का युद्ध में 1539 में, और एक बिलग्राम का युद्ध 1540 में, ठीक है। याद रहेगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारे पास, हम लोग का 14 है, बाकी यहाँ पे 84 है, ठीक है। कहता है 1948 में भारत का वायसराय कौन थे? 1948 में भारत के वायसराय कौन थे, यानी कहने का मतलब स्वतंत्र भारत का। 1947 में हमारा क्या हुआ था, भारत आज़ाद हो गया था। 1948 कहने का मतलब स्वतंत्र भारत का वायसराय कौन थे, ठीक है। हाँ जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नहीं कहा है कि भारतीय, यहाँ पे कारण 1948 में भारत का वायसराय कौन था, यानी कि स्वतंत्र होने के बाद भी वो कौन थे। तो आपको पता है 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 21 जून 1948 तक, ठीक है, 21 जून 1948 तक कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटेन बेटन, ठीक है। वही जो थे भारत का वायसराय थे, जो कि अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल हुए, ठीक है। अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल हुए भारत के। अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए कि भारत, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो भी कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी कौन होंगे? लॉर्ड बेंटन। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है और आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हो, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ज़्यादा संख्या में बनो, ज़्यादा संख्या में शेयर करो, लाइक करो जल्दी से वीडियो को। आप सभी लोग लाइक नहीं करते हो यार, लाइक कर दो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी है नेपियर, ऑप्शन नंबर सी है एडमंड स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी है दांते। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडमंड स्मिथ, ठीक है। दोस्तों कौन थे वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक? एडमंड स्मिथ। और जो ये पुस्तक थी ना, ये 1776 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, ये पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन कब हुआ था? तो 1776 में एडमंड स्मिथ के द्वारा
बनाया गया था और इस दिन प्रकाशित हुआ था। इतना याद रखिएगा। हाँ जी, और जो एडवर्ड स्मिथ थे दोस्तों, इनको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। ठीक है, क्या एडवर्ड स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। देखिए लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। देखिए अब जैसे कि भारत है हमारा देश, तो भारत देश है तो इसके अंदर भी कुछ छोटा छोटा राज्य होगा, तो वैसे ही एक द्वीप है लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, और इसमें जो द्वीपों को छोटा छोटा जो जगह होगा उस छोटे छोटे द्वीपों की संख्या कितनी है। कितनी है जल्दी से आप सभी लोग बताइए। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36। ठीक है, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों, 36 गो है। देखिए अब जो 2020 में क्वेश्चन ये नहीं आया था 2020 में कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, ये नहीं आया था, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आया था लक्षद्वीप की जो एरिया होता है, क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है आप लोग बताइए। तो लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से। ऑप्शन में था 14 वर्ग मीटर स्क्वायर, 140 वर्ग मीटर स्क्वायर, 32 वर्ग मीटर स्क्वायर, 132 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा राइट आंसर, आपको पता है लक्षद्वीप का कुल एरिया कितना है। क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में, ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये तो लगता है कि गलत छाप दिया है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 32 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर यहाँ पे क्षेत्रफल ना है, तो यहाँ पे 32 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है भारत के किस प्रांत में कोरोना वायरस का प्रथम रोगी पाया गया। देखिए ये भी करेंट अफेयर है ना, ये भी करेंट अफेयर है ना। 2020 में तो फैला है कोरोना, और 2020 का करेंट अफेयर पूछा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए। देखिए चलिए क्या होगा। हाँ जी, आप सभी लोग सही आंसर बता रहे हो। हाँ जी, आप सभी लोग सही आंसर बता रहे हो। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। केरल ही है जो दोस्तों जहाँ पे कोरोना वायरस का प्रथम रोगी पाया गया। ठीक है, ठीक है, कब पाया गया है इसका पता है, 30 जनवरी को। कहिया 30 जनवरी को पाया गया था 2020 में। देखिए 30 जनवरी को पाया गया था, लेकिन हमारा लॉकडाउन कब हुआ था मालूम है। 30 मार्च को तो हमारा क्या हुआ था, कोरोना वायरस का पाया गया था, लेकिन उस वायरस को समझने के चक्कर में क्या हो गया, फैल गया। फैलने के कारण हमारा जो भारत में जब फैल गया ज़्यादा मात्रा में, तब जाकर के 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। ठीक है, 22 मार्च को शायद रविवार था है। तो चलिए 88 कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने। ठीक है, सॉरी, भारत का उत्तराधिकारी कहो या प्रधानमंत्री कौन बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है जाकिर हुसैन। हाँ जी, पता होना चाहिए आप सभी को प्रधानमंत्री कौन बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो यानी कहने का मतलब ये तो प्रथम थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी दूसरा प्रधानमंत्री कौन था। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से भी घुमा के पूछ देगा, घुमा करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सिंपली भाषा में क्या हो जाएगा, दूसरा प्रधानमंत्री। तो वो कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। और ये कब तक बने थे मालूम है, 1964 से 1966 तक के थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो थे 1947 से 1964 तक बने। इनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा रहा, और इनका कार्यकाल कितना का, 2 साल का रहा है ना। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पे कहता है पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर क्या जोड़ती है, किस
देश को जोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, और डी है हमारा लास्ट हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। पनामा किस शहर को जोड़ती है? जोड़ने की बात करिए ना। तो यहाँ पे देखना जो हो जाएगा राइट आंसर वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर को ये क्या करती है? जोड़ती है। आंध्र महासागर कहने का मतलब क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, ठीक है इसको। इसका दूसरा नाम क्या है? अंटार्कटिक महासागर, जो कि फेमस है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? पनामा। लेकिन जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है ना, इसको भाग में, दो भाग में बांटने में यानी अलग करने में पनामा नहर कार्य करता है, ठीक है। इसको अलग करने में और इसको जोड़ने में पनामा नहर काम करता है, याद रखिएगा मेन टॉपिक। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है पंचायती राज को ... के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देश तत्वों, और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय संविधान के 64वें संशोधन में। जल्दी से आप सभी लोग बताइए। चलिए जी, इसका राइट आंसर मिलाइएगा सभी लोग। पंचायती राज को राजनीति के निर्देश तत्वों के अंतर्गत पर स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, ठीक है। किसके अंतर्गत पर? तो वो है राज्य के नीति निर्देश के अंतर्गत पर। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 40 के जरिए, ठीक है। अनुच्छेद 40 के जरिए क्या कर सकता है? राज्य सरकार ही कर सकता है, ठीक है। पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार ही कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये तो आपका रहा भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन से, तो उसको भी आपको कवर करना है। तो जितना भी जीके का सिलेबस है दोस्तों आपको कवर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको एमसीक्यू लगेगा। आप सभी लोगों ने 2020 के क्वेश्चन को एनालिसिस कर ही लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।